मैं सोनम बामनिया आपको इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि बीज जीन पुनर्संयोजन की इकाई है, यानी सीड यूनिट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप बीजों का उद्भव होता है। लैंगिक प्रजनन में दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। सबसे पहली क्रिया होती है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मकों के निर्माण होना, यानी मियोसिस के द्वारा गैमीट निर्माण होना, और दूसरी है विभिन्न प्रकार के युग्मकों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनना। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जो भी युग्मक बनते हैं, उनके बनने के दौरान ही मातृ एवं पितृपक्ष से आए हुए समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं और आपस में जीनों का एक्सचेंज होता है, उनका विनिमय होता है और इस प्रकार के अनेक नए रिकॉम्बिनेंट या नए पुनर्योगज भी बनते हैं। मेंडल का इसमें एक स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, तो उसके अनुसार भी हम ये जानते हैं कि 3 विषम युग्मजी गुणों के जीनों के बारे में अगर हम अनुमान लगाते हैं तो 3 को जब 9 से गुणा करते हैं तो वो 9×27 पुनर्योगज बन सकते हैं। इस प्रकार किसी भी पादप में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं और इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेटेड फसलों में हम संकर ओज के प्रभाव के कारण जिनमें ज़्यादा जीवन क्षमता पाई जाती है वो और भी ज़्यादा मजबूत पौधे होते हैं, तो उनमें भी नए नए रिकॉम्बिनेंट्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादपों में जो पुनर्योगज जो विभिन्न प्रकार के रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं वो बीज के रूप में संग्रहित होते चली जाती हैं वो सूचनाएं, और इसलिए हम बीज को पुनः संयोजन की इकाई कह सकते हैं। आगे भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पादपों में पशुओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या और पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणिता का अधिक ऊंचा स्तर पाया जाता है और एक ही जीन के अधिक एलील बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए उनमें पुनर्योगजों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम जानते हैं कि अनेक गुण एक या एक से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनमें बिल्कुल निश्चित लक्षणों के समूह की अपेक्षा उनमें विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं। मेंडल ने जो नियम दिया था, इसके अलावा जीनों में विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, यानी मेंडल की जो तीनों नियम हैं वो तो अप्लाई होते ही हैं जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अलावा भी जीनों में बहुत सारी अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं जिसके फलस्वरूप भी नए रिकॉम्बिनेंट्स या नए पुनर्संयोजन बनते रहते हैं और उनमें विविधताएं आती रहती हैं। और भी इसके अलावा सेक्स लिंकेज या जीनों की संलग्नता होने के कारण ये भी एक प्रभावी गुण होता है। इन सभी क्रियाओं के कारण लक्षणों में इतना ज़्यादा वेरिएशन या इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है जिसका सहज अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे पुनर्योजन बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन यह सब लैंगिक जनन में ही होता है और लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही बीज बनता है। कायिक जनन में ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। कायिक जनन में ये सारी संभावनाएं खत्म हैं, क्योंकि वहाँ पर बीज का निर्माण नहीं हो रहा और लैंगिक जनन के दौरान ही जो बीज हमारी एक ऐसी संरचना बनती है, एकमात्र ऐसी संरचना है जो लैंगिक प्रजनन में गैमीट का निर्माण करती है और उसके सम्मिलन के समय बहुत सारी जीनी अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम को भी अपने आप में उन सारी सूचनाओं को कलेक्ट भी बीज रखता है और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाता भी है। आवृतबीजी पादपों में द्विक निषेचन भी पाया जाता है। इसकी वजह से त्रिगुणित या अनेक पादपों में अधिक बहुगुणिता युक्त भ्रूणपोष ज़्यादा पोषक होते हैं और इनमें लैंगिक प्रजनन से बने पुनर्योगज से विकसित होने वाला भ्रूण ज़्यादा सरल और सफलतापूर्वक वृद्धि करता है। इस तरह से नए प्लांटलेट्स निर्माण कर सकते हैं।
अतः बीजी पुनर्संयोजन की इकाई के रूप में बीज जीनी पुनर्संयोजन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये जितने भी बिंदु हैं कि अर्धसूत्री विभाजन, स्वतंत्र अभ्यूहन के सिद्धांत, संकर ओज, जीनों की अन्योन्य क्रियाएं, गुणसूत्र की संख्या एवं बहुगुणिता का अधिक ऊंचा स्तर, जीनों की संलग्नता और द्विक निषेचन की जैसी घटनाएं, इन सभी सूचनाओं और इनके द्वारा जो पुनर्संयोजन बनते हैं, उन सारी सूचनाओं को बीज अपने आप में संचित रखते हैं, गैमीट का निर्माण करते हैं और इन सारी विविधताओं को अर्जित करके उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीज पुनर्संयोजन की इकाई है। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।